फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम डीएनसी से जुड़े आपके कुछ सवालों के जवाब देंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डीएनसी के ऊपर ऑलरेडी मैं 2 डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, पर अभी भी कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं जो मुझे रिसीव हो रही हैं, तो मुझे लगा उनके बारे में मुझे आपसे बात करनी चाहिए। तो सबसे पहले जो एक क्वेश्चन मुझे रिसीव हो रहा है कि मैम डीएनसी के बाद हमें ब्लीडिंग नहीं हुई। तो देखिए, जो डीएनसी प्रोसीजर है उसके बाद जरूरी नहीं है कि आपको बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग हो। आइडियली ऐसा होता है कि 5 से 7 दिन की ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि डीएनसी के बाद की जो ब्लीडिंग है वो आपको जस्ट स्पॉटिंग करके आए, मतलब 1-2 बूंदे आए या 2-3 दिन तक सिर्फ बूंदों बूंदों जैसा आए। जरूरी नहीं है पूरा पैड यूज हो सकता है कि आपको नॉर्मल जो पैंटी लाइनर्स होते हैं उससे भी काम चल जाए। तो डीएनसी में जरूरी नहीं है कि आफ्टर डीएनसी आपको बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली ब्लीडिंग हो, ऐसा बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैम डीएनसी के बाद क्या जरूरी है कि हम ट्रैवल नहीं कर सकते? तो ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि डीएनसी के बाद आप आराम से 2 से 3 घंटे के बाद ट्रैवल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह की। जस्ट रिकमेंडेड ये होता है कि आपके साथ कोई होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अकेली होंगी, आपका प्रोसीजर अगर एनेस्थीसिया में हुआ है तो वो थोड़ा डिजीनेस होता है, और क्योंकि एक प्रोसीजर हुआ है बॉडी के ऊपर तो बॉडी में वीकनेस भी होती है। तो हमेशा किसी को साथ लेके जाइए और उसके बाद ही आप जो है ट्रैवल कीजिए, अकेले ट्रैवल मत कीजिए। बट आप 3 आवर्स के बाद इजीली ट्रैवल कर सकती हैं, आप गुड टू गो होती हैं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या हम काम कर सकते हैं? तो देखिए, काम आप सब कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आपकी बॉडी वीक है, आपकी बॉडी में एक प्रोसीजर हुआ है, तो आप 1 डे रेस्ट लीजिए और उसके बाद अपने रूटीन को चालू कीजिए, अपने रूटीन वर्क कीजिए। अगर आप 2 दिन 3 दिन का रेस्ट ले सकती हैं तो बहुत अच्छा है, और भी ज्यादा अच्छा है। बट ऐसा नहीं है कि रिकमेंडेड है रेस्ट, बट क्योंकि बीइंग अ फीमेल मैं आपको ये जरूर सजेस्ट करूंगी कि आप 1 डे तो रेस्ट लीजिए अपनी बॉडी के लिए, क्योंकि इतना आपको जरूरत भी है। आपका एनेस्थीसिया में प्रोसीजर हुआ है, हो सकता है आपको थोड़ा चक्कर जैसा लगे, डिजीनेस रहे, तो इट्स बेटर कि आप 1 डे रेस्ट लीजिए और उसके बाद अपने रूटीन वर्क कीजिए। क्या हम भारी सामान उठा सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहली बात, जस्ट आपका एक प्रोसीजर हुआ है, आपका एनेस्थीसिया में प्रोसीजर हुआ है, आपको क्यों जाते ही भारी सामान उठाना है? आप भारी सामान नहीं, आप अपना नॉर्मल सारा रूटीन वर्क कर सकती हैं। जितना भारी सामान आप नॉर्मली उठा सकती हैं उतना ही आप उठा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने डीएनसी कराया और अब आप बॉडी लिफ्टिंग करके देखें कि क्या मैं इतना उठा सकती हूँ। तो देखिए, आप नॉर्मली जो अपने रूटीन वर्क करती हैं, जितना जो भी वेट उठाती हैं वो आप उतना उठा सकती हैं। बस रिकमेंडेड ये है कि आप 1 डे का रेस्ट ले लीजिए और उसके बाद आप अपना नॉर्मल सब कुछ कर सकती हैं। एक और क्वेश्चन कि क्या मैम डीएनसी में हमारी अंदर की लाइनिंग खराब हो सकती है? जो मुझे क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिसीव हुआ है। तो देखिए, जो डीएनसी प्रोसीजर है वो एक ब्लाइंड प्रोसीजर है। उसमें जो है आपका बेसिकली जो क्यूरेटाज होता है, आपका क्यूरेट है, तो क्यूरेट एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको डाला जाता है और जिसको क्यूरेटाज मतलब कि खुरच के बाहर अंदर की लाइनिंग को निकाल दिया जाता है। अब वो जो लाइनिंग है उसमें कैपेसिटी है कि वो दोबारा से रीजनरेट करती है और वो दोबारा से बन जाती है। पर कुछ केसेस में अगर वो ज्यादा डीप खुरच दिया गया है, क्योंकि ये ब्लाइंड प्रोसीजर है, मतलब दिखता नहीं है, बाहर से इंस्ट्रूमेंट डालता है आपका डॉक्टर, तो अगर वो ज्यादा डीप उसको खुरच दिया गया है तो हो सकता है कि वो सेल्स डैमेज हो जाएं जिनकी रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, जो रीजनरेट करते हैं, दोबारा से बेसिकली उस लेयर को बनाती हैं। तो उस केस में हो सकता है कि अंदर की जो लेयर है, एंडोमेट्रियम है आपकी, बेसिकली वो डैमेज हो जाए। तो कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है, होने के चांसेस होते हैं, और यही सब कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डीएनसी और अबॉर्शंस हैं, सर्जिकल अबॉर्शंस के। इसीलिए आइडियली रिकमेंडेड होता है कि आप ऐसे ही किसी सेंटर पे मत कराइए। आप हमेशा जो प्रोसीजर है वो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस डॉक्टर से कराइए, जिसको एक्सपीरियंस हो, जिसको पता हो कि कितनी लाइनिंग मुझे निकालनी है, कितना डीप मुझे उसको खुरचना है बेसिकली।
नेक्स्ट कि क्या डीएनसी के बाद इन्फेक्शन हो सकता है। तो देखिए बहुत कॉमन है डीएनसी के बाद इन्फेक्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि डीएनसी में जो है आपके इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं और वो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं अगर स्टरलाइज नहीं होंगे तो आपको डीएनसी में इन्फेक्शन हो सकता है। और वो इन्फेक्शन जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपके यूट्रस तक कन्फाइंड रहे, वो इन्फेक्शन बढ़ के आपके जो है फेलोपियन ट्यूब्स, ओवरी सब तरह फैल सकता है। तो इसीलिए अगेन मैं बोलूंगी, ये बोला जाता है ऐसे सेंटर में कराइए जहां साफ सफाई का ध्यान रखा जाता हो, जहां इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज किया जाता हो, क्लीन किया जाता हो, एक्सपीरियंस डॉक्टर हो, ओटी वगैरह जहां पे प्रोसीजर हो रहा है वो सब एरिया विसिनिटी वगैरह वो सब कुछ पूरी तरह से स्टरलाइज्ड हो, अच्छी तरह से पेशेंट हैंडलिंग हो। इसीलिए बोला जाता है क्योंकि आप एक प्रोसीजर कराने जा रही हैं और उसके बाद अगर आपको इन्फेक्शन हो जाए और वो आपकी फर्टिलिटी को हैम्पर कर दे, क्योंकि इन्फेक्शन से हो सकता है कि अंदर की लाइनिंग और डैमेज हो जाए, आप फर्टाइल ना हो पाए, तो इन सब चीजों की वजह से बोला जाता है। एक और क्वेश्चन मुझे रिसीव हुआ कि क्या डीएनसी के बाद अंदर जाले बन जाते हैं। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था। तो देखिए डीएनसी के बाद अंदर जाले बनना, अब ये जाले बनना है क्या? जब भी डीएनसी की जो हमारा यूट्रस होता है उसके अंदर एक लेयर होती है एंडोमेट्रियम, उसका एक और फंक्शन होता है, बेसिकली वो यूट्रस की इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखती है, जो यूट्रस है उसके साइज को मेंटेन करके रखती है कि वो एक हॉलो ऑर्गन रहे, ऐसा ना हो कि आसपास की जो लेयर्स हैं वो आपस में चिपक जाए। अब जब वो अंदर की लेयर को किसी भी तरह से डैमेज होगा, जैसे कि एक डीएनसी प्रोसीजर में अंदर की लेयर को हटाया जाता है और अगर वो इतना डैमेज हो गया कि वो लेयर दोबारा ना बन सके, तो जगह जगह पे क्या होता है कि जो आसपास की लेयर्स हैं अब वो आपस में चिपक जाते हैं या उनके ऊपर जाले जैसे रेशे जैसे बन जाते हैं, जिसको हम एशरमैन सिंड्रोम भी बोलते हैं। ये डीएनसी के बाद हो सकता है अगर लेयर को डैमेज हो जाए, लेकिन ये और भी चीजों में होता है, कई बार इन्फेक्शन के बाद भी हो जाता है। और क्योंकि डीएनसी में इन्फेक्शन भी हो सकता है अगर इंस्ट्रूमेंट्स ठीक तरह से नहीं है तो उसमें हो सकता है, और उसमें फिर आगे जाके अलग अलग चीजें हैं, फर्टिलिटी हैम्पर हो जाती है, उसके लिए अलग प्रोसीजर कराना पड़ता है, वो जालों को मतलब बेसिकली जो रेशे बन गए हैं उनको कटवाना पड़ता है, वो एक अलग चीज है। तो इसीलिए ये सब सवाल जब आपने मुझसे पूछे तो मुझे लगा मुझे इन पे बात करनी चाहिए। और मेरी रिकमेंडेशन आपको ये है कि ये जो एबॉर्शंस हैं और ये चाहे मेडिकल हो चाहे सर्जिकल हो, इन्हें आप ऐसे लाइटली मत लीजिए, क्योंकि इनमें जो है प्रोसीजर हो रहा है, आप बीइंग फीमेल यूट्रस के ऊपर एक्टिविटी हो रही है, चाहे आपने दवाई खाई हो चाहे सर्जिकल हो, और वो यूट्रस आपको चाहिए आगे अपनी फर्टिलिटी के लिए भी। और अगर ज्यादा डैमेज हो गया तो आप फर्टिलिटी भी छोड़िए, आप बीइंग फीमेल आपकी हेल्थ के लिए भी वो यूट्रस ऑर्गन जरूरी है। और दूसरा, आजकल हमें पता है कि कैंसर्स वगैरह बहुत कॉमन है, अगर कोई ओवरग्रोथ हो गई या टिश्यू खराब हो गया, कुछ भी हो सकता है, साइंस है, देयर आर चांसेस, देयर आर चेंजेस। तो इसलिए आप इस रिकमेंडेशन ये है कि याद रखिए, बिल्कुल भी इसको अबॉर्शंस वगैरह को बच्चों के खेल की तरह मत लीजिए, इनको नॉर्मली तरह मत लीजिए। आप जो है अगर बच्चा प्लान करना चाहती हैं तभी आप विदाउट प्रिकॉशन रहें या कोई प्रिकॉशन ना लें, अदरवाइज हमेशा प्रिकॉशन लें। तो ये सब जो क्वेश्चंस थे इनके ऊपर मैंने बात कर ली है, ये मुझे डीएनसी से रिलेटेड रिसीव हो रहे थे, तो मुझे लगा मुझे आपके बस को इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनानी चाहिए। अगर आपकी कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसे लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आप चाहें तो मुझे कोई और टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं। सो थैंक यू सो मच।